दाऊद इब्राहिम। ये वही आदमी है जिसने सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में अपना क्राइम नेटवर्क फैला दिया। और सबसे मजेदार बात यह है कि इतने सालों से दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस फोर्सेस इसके पीछे लगी है, लेकिन कोई इसे पकड़ नहीं पाया। यह कहानी है उस शख्स की जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डॉन, जिसे न सिर्फ इंडिया बल्कि अमेरिका और इंटरपोल तक की पुलिस पिछले 40 साल से ढूंढ रही है, लेकिन आज तक कोई उसे पकड़ नहीं पाया। एक ऐसा इंसान जिसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर राज किया, जिसकी एक आवाज पर बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे हिल जाते थे। गली मोहल्लों में रहने वाला एक छोटा मोटा ठग जो देखते ही देखते क्राइम वर्ल्ड का किंग बन गया। आज इसकी नेटवर्थ 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा मानी जाती है। पर सवाल यह है कि कैसे एक मामूली लड़का इंडिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया? क्या उसकी किस्मत में ही यह सब लिखा था या फिर हालात उसे इस रास्ते पर ले आए? आज भी जब किसी डॉन की बात होती है तो बस एक ही नाम दिमाग में आता है, दाऊद इब्राहिम। आखिर कौन से ऐसे राज हैं जो इसे बचाते आ रहे हैं? क्यों इसका नाम आज भी अंडरवर्ल्ड में दबदबे के साथ लिया जाता है? यह सिर्फ एक क्रिमिनल की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे क्राइम किंगडम की कहानी है जिसने इंडिया के अंडरवर्ल्ड का चेहरा बदल कर रख दिया। महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे में जन्मा एक लड़का जिसकी किस्मत में आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान के अंडरवर्ल्ड पर राज लिख दिया गया था। उसका नाम था दाऊद इब्राहिम। उसके पिता इब्राहिम कास्कर महाराष्ट्र पुलिस में थे और अपनी बेदाग ईमानदारी के लिए मशहूर थे। लेकिन यही ईमानदारी एक दिन दाऊद की नफरत की सबसे बड़ी वजह बनने वाली थी। डोंगरी की तंग गलियों में दाऊद का बचपन बीता। एक लो इनकम इलाके के स्कूल में उसका दाखिला हुआ, लेकिन कुछ ही साल बाद स्कूल से नाम कट गया। वजह पिता की ईमानदारी। पुलिस की नौकरी में इतनी तनख्वाह नहीं थी कि वो अपने बेटे की पढ़ाई का खर्च उठा सके। उस दिन पहली बार दाऊद को एहसास हुआ कि गरीबी से बड़ा कोई अपराध नहीं होता। उसने उसी दिन ठान लिया कि अब न तो गरीबी को अपनाएगा और न ही ईमानदारी को। लेकिन एक और चीज थी जिससे उसे हमेशा चिढ़ थी, अथॉरिटी। घर में उसके पिता एक पावरफुल फिगर थे जिनका हुक्म पूरे परिवार पर चलता था। बाहर स्कूल में टीचर्स की डांट फटकार उसे झेलनी पड़ती थी, लेकिन दाऊद वो लड़का था जिसे किसी के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं था। उसकी ये बगावती फितरत ही आगे चलकर उसे क्राइम की दुनिया में धकेलने वाली थी। जब स्कूल छूटा तो डोंगरी की गलियों में आवारा घूमने वाले लड़कों और दाऊद के बीच का फासला खत्म हो गया। एक तरफ उसके ईमानदार पिता थे जो अपनी सैलरी से ठीक से घर भी नहीं चला पा रहे थे, और दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई साबिर जो डोंगरी के गैंग्स के साथ जुड़ा हुआ था और गलत तरीकों से सही लेकिन घर में पैसे ला रहा था। दाऊद के सामने दो रास्ते थे, एक जो उसके पिता की ईमानदारी और संघर्ष का था, और दूसरा जो उसके भाई के पैसे और पावर का। और उसने बिना किसी झिझक के दूसरा रास्ता चुन लिया। यही वो मोड़ था जहां से एक छोटा सा लड़का आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनने वाला था। अपने बड़े भाई साबिर की तरह डोंगरी के दलदल में उतर चुका था, और ये वो दलदल था जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। शुरुआत छोटी मोटी वारदातों से हुई, पॉकेट मारना, राह चलते लोगों से छीना झपट्टी, दुकानों में गुंडागर्दी करना। यह सब उसके लिए नया नहीं लेकिन रोमांचक जरूर था। धीरे धीरे उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ एक छोटी सी गैंग बना ली। इस छोटे मोटे अपराध से बहुत पैसा तो नहीं आया, लेकिन कुछ और ज्यादा जरूरी चीज मिली, पावर और थ्रिल। और एक बार जब अपराध का यह नशा चढ़ा तो वापसी का कोई सवाल ही नहीं था। शायद उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही छोटा सा गुंडा आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। खुद दाऊद को भी नहीं। उस वक्त की मुंबई पर भले ही सरकारों का राज था, लेकिन असली कंट्रोल वहां के गैंग्स के हाथों में था। यह वो दौर था जब देश अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इकोनॉमी अभी भी मजबूत नहीं थी। इंपोर्ट पर भारी पाबंदियां थीं। टेक्सटाइल, घड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स और सबसे ज्यादा सोना। अमीरों को बाहर की महंगी चीजों का शौक तो था, लेकिन सरकार की पॉलिसी के चलते यह सामान आसानी से मिल नहीं सकता था। जहां जरूरत होती है वहां एक अवैध रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। मुंबई एक बड़ा पोर्ट सिटी थी। हर दिन यहां सैकड़ों जहाज आते जाते थे, और कुछ चालाक दिमागों ने इस मौके को पकड़ लिया। विदेशों से इल्लीगल सामान लाया जाने लगा। चोरी छिपे जहाजों से माल ऑफलोड होता और फिर उसे ब्लैक मार्केट में बेचा जाता। यह स्मगलिंग का खेल इतना बड़ा था कि इसमें न जाने कितनी छोटी बड़ी मछलियां आराम से तैर रही थी, और जल्द ही इस ब्लैक मार्केट का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए एक नाम तैयार हो रहा था, दाऊद इब्राहिम। उस वक्त मुंबई में कई डॉन थे। हर किसी का अपना इलाका, अपनी हुकूमत और अपना तरीका था, लेकिन तीन नाम सबसे ऊपर थे, हाजी मस्तान, करीम लाला और वर्धराजन मुदलियार। ये तीनों स्मगलिंग से लेकर हफ्ता वसूली तक हर धंधे में गहरी पकड़ रखते थे। एक दूसरे से लड़ते, खून बहाते, लेकिन धीरे धीरे एक अनकहा समझौता बना लिया। मुंबई को बांट लिया गया। हर किसी को अपना इलाका मिल गया, अपना धंधा मिल गया, और बेकार की लड़ाइयां खत्म हो गईं। 70 के दशक की शुरुआत में डोंगरी पर करीम लाला के पठानों का दबदबा था, लेकिन उनकी असली कमाई स्मगलिंग से नहीं, हफ्ता वसूली और ब्लैक मार्केटिंग से होती थी। डोंगरी उनके नाम से कांपता था, लेकिन फिर वही गलियों में एक नया नाम उभरने लगा। एक दुबला पतला मगर जिद्दी लड़का जो अपनी अलग दुनिया बसाना चाहता था, दाऊद।
उसका बढ़ता कद देख करीम लाला को गुस्सा आया। उसने अपने पठानों को इशारा किया और अगले ही दिन दाऊद के 2 खास लड़कों अबूबकर और एजाज को बीच सड़क पर बुरी तरह पीटा गया। यह सीधा दाऊद की ईगो पर वार था। अगर मैं झुका तो पूरी मुंबई मुझे कमजोर समझेगी। दाऊद के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। अब वो मुंबई के सबसे बड़े डॉन से टकराने के लिए तैयार था और उसकी पहली लड़ाई हाजी मस्तान उर्फ सुल्तान मिर्जा से होने वाली थी। दिसंबर 1974। दाऊद अब डोंगरी की छोटी सी दुनिया से बाहर निकलने वाला था। अबूबकर और एजाज की पिटाई के बाद उसका खून खौल रहा था। वो बदला लेना चाहता था। तभी उसे खबर मिलती है हाजी मस्तान के करीब 5 लाख रुपए एक जगह से ट्रांसफर होकर उसके घर जाने वाले हैं। अगर सच में अंडरवर्ल्ड में कुछ बनना है तो सबसे बड़े पर वार करना पड़ेगा। दाऊद ने ठान लिया था, ये पैसे लूटने हैं। अपने सबसे तेज और भरोसेमंद लड़कों को चुना। सबने अपनी बाइक्स और गाड़ियां तैयार की, हथियार संभाले और निकल पड़े। जैसे ही पैसे का ट्रांसफर हुआ, बीच रास्ते में दाऊद और उसके लड़कों ने धावा बोल दिया। कुछ ही मिनटों में पूरी रकम उनके हाथ में थी। दाऊद के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। अब हाजी मस्तान को समझ आएगा कि दाऊद कौन है। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। अगली सुबह जो खबर आई उसने दाऊद और उसके गैंग के होश उड़ा दिए। ये पैसे हाजी मस्तान के थे ही नहीं। दरअसल जिस टिप ऑफ पर उसने भरोसा किया था वो गलत थी। यह पैसा किसी बैंक का था जो ट्रांसफर किया जा रहा था। क्राइम की दुनिया में ब्लैक मनी लूटना एक बात थी, लेकिन किसी बैंक के पैसे लूटना, यह तो सीधा पुलिस से दुश्मनी मोल लेने जैसा था। मामला पुलिस तक पहुंचा, क्राइम ब्रांच एक्टिव हो गई और इस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी जिस टीम को मिली उसमें एक नाम था जिससे दाऊद सबसे ज्यादा डरता था, इब्राहिम कास्कर, उसका अपना पिता। जब इब्राहिम कास्कर को पता चला कि इस डकैती में उसका छोटा बेटा भी शामिल है तो वो खुद दाऊद को ढूंढकर घर ले आए। दरवाजा बंद हुआ और फिर घर के अंदर बस बेल्ट की आवाजें गूंजती रही। इतनी मेहनत से नाम कमाया और तू हमें बर्बाद करेगा। बेल्ट उठती गिरती फिर उठती। दाऊद अधमरा पड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा गुस्सा था। वो जान चुका था कि अगर उसे इस दुनिया में टिकना है तो अपने ही तरीकों से खेलना पड़ेगा। ईमानदारी जो खून से भी बढ़कर थी। इब्राहिम कास्कर के लिए उनकी सच्चाई ही सबसे बड़ी दौलत थी और यही सच्चाई जिसने दाऊद को बेल्टों से पीट पीट कर अधमरा कर दिया था, अब उसे लेकर जा रही थी थाने के अंदर। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा गलत रास्ते पर चल पड़ा है, सजा दीजिए इसे। पिता ने अपने ही बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन किस्मत के खेल अजीब होते हैं। दाऊद के लिए यही ईमानदारी जो उसे जेल तक पहुंचा सकती थी अब उसकी ढाल बनने वाली थी। कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस के सामने दाऊद ने कबूल किया, यह सब उसने पठान गैंग से बदला लेने के लिए किया था। केस तो दर्ज हुआ, पर फिर सामने आया एक ऑफर पठानों को साफ करने में मदद करेगा और दाऊद के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। यही तो करना चाहता हूं। यहीं से मुंबई के गैंग वॉर का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। 1980 के दशक की शुरुआत में हाजी मस्तान रिटायर हो चुके थे। शहर पर हुकूमत करने के लिए अब जिसमें जितना दम था वो खेल में उतरा पड़ा था। अलग अलग इलाकों में अलग अलग गैंग्स, कोई भी सेफ नहीं था। गैंग्स एक दूसरे को मारकर सफाई कर रहे थे। इसी गैंग वॉर में एक ऐसा दिन भी आया जब दाऊद ने अपने ही बड़े भाई की लाश देखी, वही भाई जिसने उसे इस दुनिया में उतारा था, और शक गया करीम लाला के पठानों पर। अब बदला तो लेना ही था हर हाल में, लेकिन दाऊद सिर्फ बदले की आग में नहीं जल रहा था। उसका खेल अब 2 अलग अलग दिशाओं में बढ़ रहा था। पहला, बाकी बचे गैंग्स को खत्म करना। दूसरा, स्मगलिंग के रास्तों को पूरी तरह अपने काबू में लेना। धीरे धीरे उसका कारोबार सिर्फ सोने चांदी तक सीमित नहीं रहा, अब इसमें हफ्ता वसूली, ड्रग्स, एक्सटॉर्शन सब कुछ शामिल था। मुंबई की सड़कों पर खून बहना अब आम हो गया था। हर दूसरे दिन किसी न किसी गैंग मेंबर की लाश गिरती और फिर एक नाम निकलकर सामने आया, एक ऐसा नाम जो दाऊद कभी नहीं भूलने वाला था। छोटा राजन। छोटा राजन, वो नाम जो दोस्त बनकर साथ आया और एक दिन सीधा दाऊद का गिरेबान पकड़ने वाला था। कभी मुंबई के बाहरी इलाकों में गुमनाम सी जिंदगी जीने वाला ये लड़का जल्द से जल्द बड़ा आदमी बनने के लिए बेचैन था। पैसा चाहिए, नाम चाहिए, और अगर इसके लिए गलियां ही सही रास्ता है तो वही सही। यही सोच उसे अंडरवर्ल्ड की तरफ खींच लाई। छोटे मोटे कामों से शुरुआत हुई, फिल्मों की टिकटें ब्लैक करना, झगड़े फसाद, मारपीट। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात बड़े राजन से हुई। बड़े राजन, वो आदमी जिसका हर बड़ा डॉन से सीधा कनेक्शन था। छोटा राजन और बड़ा राजन एक दूसरे के सबसे करीब हो गए। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन मुंबई का अंडरवर्ल्ड दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी की जमीन थी। खेल में रहना है तो किसी का गला दबाओ, वरना कोई तुम्हारा गला दबा देगा। और यही हुआ। अब्दुल कुंजू, एक ऐसा नाम जिसने बड़े राजन की हत्या कर दी। छोटा राजन के लिए यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, यह उसकी इज्जत का सवाल था। मेरा उस्ताद गया तो मैं कैसे बचूं? अब सिर्फ एक ही मकसद था, अब्दुल कुंजू को मिटाना। छोटा राजन अब तक कोई बड़ा नाम नहीं था, लेकिन जिस अंदाज में उसने अब्दुल कुंजू को मारा वो सीधा अंडरवर्ल्ड के सेंटर में आ गया। मुंबई का हर बड़ा डॉन अब उसका नाम जानता था। अब्दुल कुंजू को क्रिकेट का बहुत शौक था। एक दिन वो मैदान में बैटिंग कर रहा था। स्कोर 50 के पार जा चुका था। बॉल हवा में गई, बाउंड्री पार कर गई, भीड़ में गिरी। कुछ लड़के बॉल वापस देने के बहाने मैदान में घुसे। धीरे धीरे अब्दुल कुंजू की तरफ बढ़े। भाई, बॉल ले लो। अब्दुल कुंजू मुस्कुराया, लेकिन उसे क्या पता था कि यह मुस्कान उसकी आखिरी होगी।
अगले ही पल जेब से निकली बंदूकें और मैदान के बीचों बीच गोलियों की बौछार। अब्दुल कुंजू वहीं गिर गया, सफेद शर्ट खून से ऐसे रंगी जैसे मुंबई की गलियों का नक्शा उभर आया हो। यह मर्डर इतना शॉकिंग था कि पूरी मुंबई कांप गई। अब छोटा राजन सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि अंडरवर्ल्ड की सबसे हॉट खबर बन चुका था। और फिर उसका रास्ता दाऊद से जुड़ा, क्योंकि बड़ा राजन और दाऊद पहले से एक दूसरे को जानते थे। छोटा राजन भी धीरे धीरे डी कंपनी का हिस्सा बन गया। भाई, अब तो मुंबई हमारी है। ये दोस्ती वक्त के साथ और गहरी होती गई और फिर दाऊद और छोटा राजन मुंबई अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह बन गए। दाऊद और छोटा राजन की दोस्ती जितनी मजबूत थी, उतनी ही खतरनाक दुश्मनी में बदल गई। वक्त ऐसा आया कि ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अब या तो तू बचेगा या मैं। एक दूसरे पर जानलेवा हमले हुए, गोलियां चली, खून बहा। लेकिन वो कहानी कभी और। उस वक्त मुंबई में सबसे बड़ा धंधा था गोल्ड स्मगलिंग। मगर डी कंपनी अब सिर्फ सोने तक सीमित नहीं थी। पैसा कहां से भी आए, आना चाहिए। ड्रग्स, हफ्ता वसूली, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, प्रॉपर्टी, हर वो धंधा जिसमें मोटा पैसा था, दाऊद की नजर उस पर थी। मुंबई में पैसा बरस रहा था और हर मोटी रकम किसी न किसी तरह दाऊद की जेब में पहुंच रही थी। लेकिन मुंबई में एक और इंडस्ट्री थी जहां अभी तक दाऊद का दखल नहीं था, बॉलीवुड। बाहर से चमक दमक, ग्लैमर, स्टारडम, मगर अंदर की दुनिया पूरी तरह धंधा। उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री को सरकार ने आधिकारिक तौर पर इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया था। जैसे आज कंटेंट क्रिएटर्स की इंडस्ट्री है, सब जानते हैं इसमें करोड़ों का खेल है, लेकिन इसे अभी भी अलग से एक इंडस्ट्री नहीं माना जाता। वैसा ही हाल तब फिल्मों का था। सबसे बड़ा मसला था पैसों का इंतजाम। फिल्म बनाने के लिए बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन नहीं मिलता था, तो पैसे आते थे बड़े बिजनेसमैन से, भ्रष्ट नेताओं से और डॉन से। दाऊद के लिए यह एक बड़ा मौका था। पैसा लगेगा, हम देंगे। मगर खेल सिर्फ फिल्म फाइनेंसिंग तक सीमित नहीं था। कौन हीरो बनेगा, कौन हीरोइन होगी, स्क्रिप्ट में क्या होगा, भाई की मर्जी के बिना कुछ नहीं चलेगा। धीरे धीरे बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम दाऊद की पार्टियों में दिखने लगे। हीरो हीरोइन उसके इशारे पर चलने लगे और फिर शुरू हुआ प्रोटेक्शन मनी का खेल। तू बहुत पैसा कमा रहा है ना, चुपचाप हिस्सा भेज दे, वरना कल तेरी लाश गिरेगी। बॉलीवुड और डी कंपनी के रिश्ते इतने गहरे हो गए कि इंडस्ट्री की रगों में भी डर का जर दौड़ने लगा। फिल्में हिट हों या फ्लॉप, दाऊद की कमाई तय थी। एक वक्त वो था जब डोंगरी की तंग गलियों में रहने वाला ये लड़का सपनों में बॉलीवुड को देखता था, और अब बॉलीवुड उसकी मुट्ठी में था। बॉलीवुड और दाऊद का रिश्ता कितना लंबा चलेगा, ये सवाल आज भी अनसुलझा है। भाई, अब बस यही रह गया था। सियासत, मीडिया और पुलिस सब जानते थे कि मुंबई में जो हो रहा था वो सिर्फ सड़क के गुंडों की हरकत नहीं थी। ये कोई लोकल गैंग नहीं, ये पूरा सिंडिकेट है। वो दौर था 1986। उस वक्त डी कंपनी का सिर्फ एक बड़ा दुश्मन था, करीम लाला का पठान गैंग। भाई का खून बहाया है उन्होंने, अब हिसाब देना पड़ेगा। उस गैंग में एक नाम सबसे ऊपर था, समद खान। लंबा चौड़ा पठान, निडर, बेखौफ, जिसका नाम लेते ही लोगों की टांगे कांप जाए। लेकिन यही समद खान दाऊद के बड़े भाई की मौत में भी शामिल था। बदला लेना है, पर ऐसे कि मुंबई कांप जाए। समद खान के बारे में कहा जाता था कि शराब, डांस बार और औरतें उसकी कमजोरी थी। बस यही कमजोरी उसका खेल खत्म करेगी। दाऊद ने दिल्ली से एक लड़की को बुलाया। काम मुश्किल है, पर तेरे लिए आसान होगा। लड़की ने समद खान से दोस्ती कर ली। आज रात भी वहीं मिलोगे। समद खान को भनक तक नहीं लगी कि उसका हर कदम भाई की नजर में है। एक रात लड़की ने समद खान की पूरी जानकारी दाऊद तक पहुंचा दी। अब खेल खत्म। दोपहर का वक्त, मुंबई की एक बिजी मार्केट। समद खान अपनी गाड़ी में बैठा था। आईने में अपनी शक्ल देख ही रहा था कि धड़ 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 चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। गाड़ी के शीशे टूटे, खून बिखर गया। दाऊद का बदला पूरा हो चुका था। लेकिन सिर्फ बदला नहीं, ये पूरी मुंबई के लिए एक मैसेज था, भाई से टकराने का अंजाम। जो भी दुश्मन बनेगा वो ऐसे ही मरेगा। पर डर सिर्फ एक तरफा नहीं होता। पुलिस एक्शन में आ गई है, राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है, गैंग वॉर छिड़ सकती है। अब क्या करेगा दाऊद? भागना पड़ेगा। और फिर दाऊद ने हिंदुस्तान छोड़ दिया। अब खेल मुंबई में नहीं, दुबई में होगा। अब भाई वापस नहीं आएगा। 1986 वो आखिरी साल था जब इंडियाज मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान की जमीन पर था। मुंबई में उसका साम्राज्य खड़ा हो चुका था। धंधे सेठ हैं, पैसा आ रहा है। अलग अलग बिजनेस, अलग अलग गैंग और हर चीज की कमान अब उसके सबसे करीबी आदमी के हाथ में थी, छोटा राजन। भाई का हुक्म अब मुंबई में भी और दुनिया में भी। जान बचाकर वो दुबई पहुंचा। रेगिस्तान है पर पैसा बरसता है। दाऊद के लिए यह सिर्फ एक नई जगह नहीं, बल्कि नए दरवाजे खोलने का मौका था। ड्रग्स, हथियारों की तस्करी, नकली करेंसी, सब कुछ अब इंटरनेशनल होगा। लेकिन वो कुछ यूएई तेजी से बदल रहा था और इस ग्रोथ में एक बड़ा फैक्टर बन रहा था, क्रिकेट। सट्टा यहां सोने की खान है। क्रिकेट पर लोग जान लुटाने को तैयार थे और बेटिंग का धंधा गर्म था। यहां असली खेल मैच के अंदर नहीं, बाहर होता है। दाऊद ने सट्टे के खेल में अपनी पैठ बना ली। पर पैसा सिर्फ बेटिंग से नहीं आएगा। असल कमाई तो तभी होगी जब खेल अपने हिसाब से खेला जाए। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, सब भाई तय करेगा। होटल के कमरे, ड्रेसिंग रूम, खिलाड़ी, सब भाई की नजर में थे। धीरे धीरे मैच फिक्सिंग के काले धंधे ने क्रिकेट को घेर लिया। खिलाड़ी बिकने लगे, करियर बर्बाद होने लगे। लोग कहते हैं कि दाऊद के लिए यह धंधा
अब अरबों डॉलर का हो चुका था। आज भी बड़े टूर्नामेंट में भाई का असर दिखता है, पर अब वक्त आगे बढ़ रहा था। 1980 का दशक खत्म होने को था। भाई का खेल अब सिर्फ मुंबई तक नहीं, पूरी दुनिया तक पहुंच चुका था। दाऊद इब्राहिम की जिंदगी में एक तूफान आने वाला था। अगर आपको लगता है कि अब तक जो हुआ वही सबसे बुरा था, तो कहानी अभी बाकी है। हालात ऐसे बनने लगे थे कि पूरा खेल पलट सकता था। दाऊद और छोटा राजन की दोस्ती अब खतरे में थी। दोनों मिलकर पूरे अंडरवर्ल्ड पर राज कर रहे थे, लेकिन यही चीज कई लोगों को चुभ रही थी। लोग जलने लगे थे, और जब दुश्मन आपको हरा ना सके तो वो आपके कान भरने लगते हैं। आपने उसे बहुत पावर दे दी है, वो आपके खिलाफ जा सकता है। कल को वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। ऐसी ही बातें दाऊद के इर्द गिर्द गूंजने लगी। जब कोई शख्स सत्ता के शिखर पर होता है तो उसका सबसे बड़ा डर यही होता है, गद्दारी। और दाऊद भी इसी डर का शिकार हो गया। अब वो छोटा राजन से धीरे धीरे दूरी बनाने लगा। जहां पहले राजन हर बड़े फैसले में शामिल होता था, अब उसे नजरअंदाज किया जाने लगा। दाऊद के नए लोग उसके आसपास मंडराने लगे और छोटा राजन दुबई गैंग में अलग थलग पड़ता चला गया। 1990 का दौर था। पूरा देश सांप्रदायिक आग में जल रहा था। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में भी इसका असर दिखने लगा। पहले जो लोग एक दूसरे के लिए जान तक देने को तैयार थे, अब वो धर्म के नाम पर बंटने लगे। अरुण गवली जैसे गैंगस्टर्स पर जब एक्शन होता तो लोग कहने लगे, हमारे लोगों को मारा जा रहा है। अब अंडरवर्ल्ड को धर्म के चश्मे से देखा जाने लगा। इसी माहौल में छोटा राजन और दाऊद के रास्ते पूरी तरह अलग हो गए। राजन पीछे छूटता गया और दाऊद अपने नए भाइयों के साथ आगे बढ़ता गया। लेकिन इसी दौरान डी कंपनी के भीतर एक और चीज पक रही थी, बदले की आग। 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। पूरे देश में हिंसा भड़क उठी। मुंबई में हालात इतने खराब हो गए कि जो लोग दशकों से साथ रहते आए थे, वो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। इन्हीं दंगों के बीच डी कंपनी के कुछ लोगों का नजरिया बदलने लगा। जो अब तक सिर्फ पैसे के लिए काम करते थे, अब धर्म के रक्षक बनने लगे। सबसे आगे थे टाइगर मेमन और याकूब मेमन, और यहीं से शुरू हुआ दाऊद के खौफ का सबसे खतरनाक दौर। 1993 के मुंबई ब्लास्ट। लोग कहते हैं कि उन दंगों में सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं लोगों का हुआ था। उनके घर, उनके दफ्तर, उनकी रोजी रोटी सब जलकर राख हो गया था। अब उनके दिलों में सिर्फ एक चीज थी, बदला। और इसी बदले की आग में जलते हुए मुंबई में 12 बम धमाके किए गए। दिन था शुक्रवार, दोपहर का वक्त। मुंबई की सड़कों पर चहल पहल थी। लोग अपने काम में लगे थे, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में पूरा शहर दहल उठेगा। जोरदार धमाके हुए, चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग सड़कों पर गिर रहे थे, खून से लथपथ जिंदगियां तड़प रही थी। धुआं, आग और तबाही। धमाकों की गूंज सिर्फ मुंबई तक नहीं रुकी, इसका असर दुबई तक पहुंच चुका था। हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा था, दाऊद इब्राहिम। अब पुलिस, खुफिया एजेंसियां और सरकार सब उसके पीछे पड़ चुके थे, और शायद यही वजह थी कि दाऊद को दुबई छोड़कर भागना पड़ा। अब वो कहां जाएगा? कौन उसे अपने देश में जगह देगा? सबका शक सही निकला। उसका नया ठिकाना बना पाकिस्तान। अब सवाल यह था कि आखिर यह सब हुआ कैसे? क्या याकूब और टाइगर मेमन ने इस पागलपन को अकेले अंजाम दिया, या इसके पीछे कोई और भी था? इसमें दाऊद की क्या भूमिका थी? बहुत सी थ्योरीज सामने आई। पहली थ्योरी यह कहती है कि दाऊद सिर्फ धंधे का आदमी था। उसे बस वही चीज पसंद थी जो धंधे के लिए फायदे की हो, और जो चीज धंधे को नुकसान पहुंचाए उससे वो हमेशा दूर रहता था। इस थ्योरी के मुताबिक टाइगर मेमन के कहने पर दाऊद ने सिर्फ एक कंसाइनमेंट की लैंडिंग करवाई। उसे पता ही नहीं था कि इस कंसाइनमेंट के अंदर क्या है, उसका इस्तेमाल कैसे होगा, उसे कुछ भी अंदाजा नहीं था। लेकिन दूसरी थ्योरी इससे बिल्कुल उलट थी। दाऊद सिर्फ कंसाइनमेंट लैंड नहीं करा रहा था, वो पूरी साजिश का हिस्सा था। यह दावा एक ऐसे आरोपी ने किया जिसने टाडा कोर्ट में अपना बयान दिया था। उसने कहा कि वो दुबई में दाऊद से मिला था। उसने पहले तस्वीरों में दाऊद को देखा था, इसलिए पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और फिर दाऊद ने उससे खुद कहा, भाई, जो भी लाने को कह रहे हैं, जो भी लैंडिंग कराने को कह रहे हैं, इनकी मदद करो, हमें बदला लेना है। तो क्या सच में दाऊद इस साजिश में शामिल था, या फिर वो सिर्फ एक धंधेबाज था जो गलती से इसमें फंस गया? सवाल बहुत है, लेकिन जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन एक और मजबूत थ्योरी यह भी कहती है कि दाऊद और उसके लोग भी बाबरी मस्जिद के गिरने और उसके बाद हुए दंगों से पूरी तरह से कट्टरपंथी बन चुके थे। धीरे धीरे उनके तार पाकिस्तान की ISI से जुड़ गए, और जब उसने UAE छोड़कर पाकिस्तान में अपना ठिकाना बनाया तो वहां उसका नेटवर्क और भी खतरनाक हो गया। अब वो सिर्फ अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं था, बल्कि आतंकवाद से भी जुड़ चुका था। अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से उसके संबंध की बातें सामने आने लगी। और फिर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने दावा किया कि अब दाऊद का खेल सिर्फ हवाला, नकली नोट, हथियारों की डीलिंग और ड्रग्स तक सीमित नहीं था। वो अब सीधे आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने लगा था। भारतीय और रूसी इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक 26/11 के मुंबई हमलों में भी दाऊद का हाथ था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन आतंकियों को सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और फंडिंग दाऊद इब्राहिम ने ही दी थी, और यही वजह थी कि अब US, UK और इंटरपोल भी उसकी तलाश में जुट गए। अमेरिका की रिपोर्ट्स
तो ये तक कहती हैं कि दाऊद के कनेक्शन ओसामा बिन लादेन तक थे। वो दुनिया के मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव्स की लिस्ट में टॉप पर था। लेकिन फिर भी इतने सालों बाद भी वो खुला घूम रहा है। अब एक सवाल यह भी उठता है, क्या आपको यकीन होगा कि कभी दाऊद इब्राहिम ने खुद को भारत सरकार के सामने सरेंडर करने की पेशकश की थी? सच, दाऊद खुद सरेंडर करना चाहता था। हां, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 1993 के मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद ने भारत के कुछ सीनियर वकीलों से संपर्क किया और कहा कि वो सरेंडर करने को तैयार है। लेकिन उसकी कुछ शर्तें थीं। पहली, उसे मुंबई की आर्थर रोड जेल में नहीं रखा जाएगा, उसे अपनी जान का खतरा था। दूसरी, पुलिस उसे टॉर्चर नहीं करेगी, कोई 3rd डिग्री ट्रीटमेंट नहीं होगा। तीसरी, उस पर मुंबई ब्लास्ट का केस नहीं चलेगा, क्योंकि उसका दावा था कि मुझे इस ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं। जब ये वकील ये प्रस्ताव लेकर सरकार के पास पहुंचे तो सरकार ने साफ मना कर दिया। ये कैसा सरेंडर है जिसमें खुद ही अपनी शर्तें रखी जा रही हैं? सरकार ने दाऊद की बातों को खारिज कर दिया और फिर उसके बाद वो हमेशा के लिए छिप गया। कई लोग कहते हैं वो पाकिस्तान में है, कई कहते हैं वो मर चुका है, कुछ लोग कहते हैं उसे गैंग्रीन हो गया है। लेकिन सच क्या है? क्या दाऊद अब भी जिंदा है, या फिर वो एक ऐसा भूत बन चुका है जो हमेशा के लिए अंडरवर्ल्ड के अंधेरे में खो गया? लेकिन एक थ्योरी यह भी कहती है कि दाऊद का सरेंडर इसीलिए ठुकरा दिया गया क्योंकि अगर वो भारत आता तो उसके मुंह से ऐसे नाम निकल सकते थे जो न सिर्फ अंडरवर्ल्ड बल्कि राजनीति और ब्यूरोक्रेसी तक हिला सकते थे। उसकी जुबान खुलती तो न जाने कितने बड़े बड़े लोग बेनकाब हो सकते थे। और यही वजह थी कि उसे कभी भी सरेंडर करने का मौका नहीं दिया गया। सोचिए, ओसामा बिन लादेन को अमेरिका पाकिस्तान में घुसकर गोली मार देता है। पाब्लो एस्कोबार को कोलंबियन पुलिस ढेर कर देती है। आयमान अल जवाहिरी को ड्रोन हमले में उड़ा दिया जाता है। लेकिन दाऊद इब्राहिम, आखिर ऐसा क्या है कि वो इतने सालों से खुला घूम रहा है? दाऊद इब्राहिम एक पहेली क्यों बना हुआ है? आज तक हर इंटेलिजेंस रिपोर्ट यही कहती है कि दाऊद पाकिस्तान में ही है। वो कोई भगोड़ा नहीं, बल्कि ISI की निगरानी में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। वहीं से आतंकी संगठनों से संपर्क में रहता है और अपना धंधा चलाता है। ड्रग्स, हथियारों की डीलिंग, हवाला, नकली नोटों का कारोबार, हर जगह उसका नाम है। भारत ने पाकिस्तान को कई डोजियर दिए, सबूत भी सौंपे। दाऊद को हमें सौंपो, लेकिन पाकिस्तान हर बार वही पुराना हमें नहीं पता वाला खेल खेलता रहा। हालांकि एक रिपोर्ट लीक हुई थी जिसमें पाकिस्तान की एजेंसियों ने खुद माना था कि दाऊद कराची में रह रहा है। लेकिन जब ये रिपोर्ट बाहर आई तो पाकिस्तान ने उससे पल्ला झाड़ दिया। वो हमारे यहां नहीं है तो फिर कहां है? कई अफवाहें हैं कि उसके पास अलग अलग नामों से कई पासपोर्ट हैं। वो आराम से अलग अलग देशों में सफर करता है और कोई उसे रोक नहीं पाता। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो कहां है, सवाल ये है कि अब तक वो बचा कैसे हुआ है। 40 साल से ज्यादा हो गए उसके जुर्म करते, लेकिन अब तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया। उसकी शुरुआत छोटी थी, लेकिन आज उसका साम्राज्य अरबों में है। दुबई से लेकर पाकिस्तान, अफ्रीका से लेकर यूरोप तक हर जगह उसके धंधे फैले हुए हैं। लेकिन इस सारी दौलत और ऐशो आराम से बड़ा सवाल यह है, कब तक वो कानून से बचता रहेगा? आज नहीं तो कल इंसाफ तो होगा ही। बस अब देखना यह है कि वो दिन कब आएगा। तो दोस्तों, दाऊद इब्राहिम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि कई ऐसे राज अब भी दफन हैं जो सामने आने बाकी हैं। क्या वो कभी पकड़ा जाएगा, या फिर हमेशा की तरह सिस्टम उसे बचाता रहेगा? जो भी हो, सच को ज्यादा दिन तक छिपाया नहीं जा सकता। आज नहीं तो कल इंसाफ होगा ही। अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नीचे कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से दाऊद का अंत कैसा होगा। और अगर ऐसी ही शॉकिंग और अनसुनी कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सच की तलाश जारी रहे। स्पार्कल्स।